कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपने इससे पहले भी भारत की भूगर्भिक संरचना पे पढ़ा है, आज हम इसकी अगली कड़ी पर चलते हैं। अभी तक हमने आर्कियन चट्टान, पुरान क्रम की चट्टान पर प्रकाश डाला था। इसमें हालांकि आर्य में हम गोंडवाना में भी आ चुके थे, गोंडवाना का भी स्टडी हो चुका है। अब बचा ये इस तीन पर आज हम फोकस करेंगे। इसमें थोड़ा सा द्रविड़ काल की चट्टानें जो हैं, इस पर सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि द्रविड़ काल की चट्टानें जो है हमारे भारत में नहीं पाई जाती है। नहीं का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल नहीं, बहुत नगण्य मात्रा में पाई जाती है। इसलिए यदि बिल्कुल नहीं रहता तो उसका अध्ययन हम नहीं करते ही नहीं है। लेकिन यह जो है सो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको हम नहीं के बराबर कहते हैं, या नहीं पाया जाता भी जनरली हम कह देते हैं। अभी थोड़ा सा क्योंकि बहुत कम मात्रा में है, इसलिए हम इसका भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। हम देखते हैं द्रविड़ काल की चट्टानें जो है, द्रविड़ काल की चट्टानें जो हैं ये कैम्ब्रियन और कार्बोनिफेरस कैम्ब्रियन एवं कार्बोनिफेरस काल के मध्य ये निर्मित हुआ है द्रविड़ काल की चट्टानें। यह मुख्यतः हमारे भारत के मध्य प्रदेश भाग में पाया जाता है। यह मुख्यतः मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बहुत कम मात्रा में ही पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है, इसमें जो है जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म पाया जाता है। हमने देखा था कि इन तीनों में बिल्कुल जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इस विंध्यन में भी कहें तो नहीं ही पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में, लेकिन पाया जाता है। यह द्रविड़ काल की चट्टानें जो हैं, यह प्रथम चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म पाया जाता है। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ये द्रविड़ काल की चट्टानें की सबसे बड़ी विशेषता है जो भारत में अन्य कहीं नहीं पाया जाता है, वो है इससे कोयला का निष्कर्षण होता है। यह कोयला का हालांकि निष्कर्षण तो अन्य चट्टानों में भी है, सबसे मूल दक्कन चट्टाने में है, लेकिन इसमें कोयला जो है वो एंथ्रासाइट टाइप का कोयला का निष्कर्षण होता है। हम जानते हैं कि कोयला जो होता है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला जो होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। अर्थात वैसा कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 85% या उससे अधिक हो, 85% या उससे अधिक हो, वह कोयला एंथ्रासाइट कोयला कहलाता है। तो भारत में जो मैक्सिमम कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस टाइप का कोयला होता है। भारत में अधिकतम जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस टाइप का होता है। हमारे भारत में पाए जाने वाले जो विभिन्न कोयला है, उसमें 98% आपका बिटुमिनस कोयला है। 2% में ही पीट, उसके अलावे लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जो केवल और केवल इन द्रविड़ प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। ये इसका सबसे बड़ी विशेषता है।
ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत में एंथ्रासाइट कोयला केवल और केवल द्रविड़ चट्टानों में पाई जाती है। इसीलिए हालांकि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन इस विशेषता के कारण इसको पढ़ना जरूरी है। आते हैं अब नेक्स्ट, आर्यकाल की चट्टानों में गोंडवाना पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं दक्कन की चट्टानों पे। इसको दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। गोंडवाना चट्टान हुआ था या नहीं हुआ? नहीं हुआ था गोंडवाना। चलिए ठीक है, गोंडवाना से ही आते हैं। गोंडवाना नहीं हुआ था तो गोंडवाना काल की चट्टाने पे ही आते हैं। गोंडवाना चट्टान से आते हैं। गोंडवाना चट्टान जो है वो कार्बोनिफेरस से लेकर पर्मियन युग तक निर्मित हुई है। यह इसका निर्माण जो हुआ है, गोंडवाना काल की चट्टानों का निर्माण हम विभिन्न काल क्रम को विभिन्न भागों में बांटते हैं। उसमें इसका निर्माण यदि पूछता है तो ये कार्बोनिफेरस से लेकर पर्मियन युग के बीच हुआ है इसका निर्माण। इसमें हम जानते हैं कि यह जो है सो भू संचरण के, हम जानते हैं कि ये हमारा जो था यह हमारा भारत जो है प्रायद्वीपीय भारत, खासकर ये प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत में जिस समय प्रायद्वीपीय भारत जिस समय प्रायद्वीपीय भारत पुराने काल में, जिस समय हमारा प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण ध्रुव का हिस्सा था, दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा था, अर्थात दक्षिणी ध्रुव के करीब था। यहाँ से हम जानते हैं कि इसमें जो गति है ये उत्तर और पूर्व की ओर गति, धीरे धीरे ये यहाँ से उत्तर और पूर्व की ओर गति करना शुरू किया। इस उत्तर और पूर्व गति के कारण यह धीरे धीरे ऐसे खिसकते चला गया। खिसकते खिसकते आज हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। आज हमारा भारत लगभग त्रिभुज आकार का हमारा भारत आज यहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले यह हम जानते हैं कि ये दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा था, ये धीरे धीरे सरकते सरकते यहाँ पहुंचा है। तो जब यहाँ से ये पलायित हुआ, उस समय सबसे पहले यहाँ दक्षिणी ध्रुव के पास यहाँ बर्फ का निर्माण हुआ। ऐसे बर्फ आते 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 इसको ढक दिया। इसको ढकने के क्रम में यहाँ से अफ्रीका जो है, आज का अफ्रीका जो है, अफ्रीका कंटिनेंट से टूटा हुआ भाग ही हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। यानी जिस समय दक्षिणी गोलार्ध में था, उस समय आज का अफ्रीका और हमारा भारत सब एक साथ था। वहीं से टूट के अलग होकर धीरे धीरे पलायन करते करते आज हमारा उत्तरी ध्रुव में पहुंचा हुआ है। इस दक्षिणी ध्रुव से पलायित होकर इस पर जानते हैं कि यहाँ जो है सो यहाँ पर ये हमारा भारत था। भारत को ये यहाँ से, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव से ये क्या हुआ, बर्फ का जमाव शुरू हुआ। बर्फ का जमाव इस पूरे भाग को भर लिया, ढक दिया। ढकने के बाद यह धीरे धीरे भूसंतति के कारण यह धीरे धीरे यह ऊपर की ओर खिसकने लगा। ऊपर की ओर खिसकते खिसकते हम जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़िएगा, उसमें जानिएगा कि हमारा अर्थ जो है कई प्लेटों से निर्मित है। उस प्लेट में हमेशा क्या होता है, उसमें
पलायन की गति है, वो पलायित होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो यह जो हमारा भारतीय प्लेट जो है वो प्लेट ऊपर की ओर खिसकना शुरू हुआ। खिसकते खिसकते कालांतर में काफी समय में, हालांकि बहुत कम समय, काफी लंबे समय में ये खिसक करके आज यहाँ स्थित है। तो यह दक्षिणी गोलार्ध से होते हुए उत्तरी गोलार्ध में जब पहुंचेगा तो इस बीच में यह हर हाल में विषुवत रेखा को क्रॉस करेगा। विषुवत रेखा को क्रॉस करने के क्रम में हम जानते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी एवं अत्यधिक वर्षा दोनों होती है। तो जब ये यहाँ से खिसकना शुरू किया उस समय यहाँ जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी। अभी तक हम यहाँ तक देखे हैं कि यहाँ तक जीवाश्म नहीं पाया गया है, अर्थात ये चट्टानों का निर्माण जिस क्रम में हुआ उस समय यहाँ जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। लेकिन अब हम इस कार्य में आर्य काल में चल रहे हैं, तो आर्य काल में जीवन की उत्पत्ति हुई। लेकिन जीवन की उत्पत्ति हुई तो आज का मानव नहीं था, स्तनधारी नहीं था। उस समय जलीय जीव एवं सरीसृप का विकास हुआ। यहाँ पे इस समय में जलीय जीव एवं सरीसृप यानी रेंगने वाले सरीसृप जीव का विकास हुआ। अभी ये पलायित है आपके ऊपर की ओर, और हम जानते हैं कि विषुवत रेखा के पास आते आते यहाँ अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी मिलेगा। अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी मिलने के कारण यह क्या हुआ, यहाँ घने जंगल हो गए, यहाँ घना वनस्पति हो गया। इन घने वनस्पति जैसे ऊपर बढ़ते गया, ये ऊपर की ओर सरकते गया, विषुवत रेखा के पास अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक वर्षा पाकर यहाँ वनस्पति का विकास हुआ। वनस्पति का विकास हुआ। वनस्पति का विकास होकर अभी भी ऊपर की ओर ये चलायमान है, ऊपर की ओर चलते गया। अन्य काल क्रम में यहाँ आते आते इस क्रम में क्या हुआ कि वहाँ भूगर्भिक हलचल हुआ। भूगर्भिक हलचल के कारण यहाँ पर जो अंदर का मैग्मा, जैसे ही ऊपर ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का ये बताता है कि अंदर का लावा जैसे ही वो खिसकेगा तो अंदर का लावा विस्थापित होकर के ऊपर निकलने लगेगा। यह प्लेट जो भारतीय प्लेट है यहाँ आकर के यूरेशियन प्लेट, ऊपर से यहाँ से पलायित होकर के यूरेशियन प्लेट है, जिससे आकर के ये भारतीय प्लेट टकराया। टकराने के क्रम में यहाँ पर आकर के दोनों आपस में टकराया। इस बिंदु पर टकराने के क्रम में जब यह अफ्रीका से टूटा था, जिस समय हमारा भारतीय प्लेट अफ्रीका से टूटा था, तो यहाँ पर कई दरारें आ गई थी। ये जो हमारा भारत है, इस भारत के इस पार्ट में, प्रायद्वीपीय भारत के इस पार्ट में, चूंकि ये अफ्रीका से लगा हुआ था, अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ। अलग होने के क्रम में इसमें कई दरारें आ गई, जिसके क्रम में कई भूसंततियों का भी निर्माण हुआ था। ये दरारें धीरे धीरे खिसकते रहा ऊपर की ओर, और जब हमारे इस यूरेशियन प्लेट से टकराया, टक्कर के बाद यह जो है इसका ये यूरेशियन प्लेट, हमारे भारतीय प्लेट का यह छोर, भारतीय प्लेट का यह छोर यूरेशियन प्लेट के इस छोर से टकराने पर यह छोर जो है भारतीय प्लेट का यह अंतिम छोर उसके नीचे घुस गया। उसके नीचे घुस गया। नीचे घुसने के क्रम में यहाँ से मैग्मा अंदर में, हम जानते हैं आज भी पृथ्वी के क्रोड में खौलता हुआ, पिघला हुआ मैग्मा है। वह मैग्मा इधर की ओर पलायित हुआ। जब अंदर की ओर जैसे ये गह भर देगा तो और नीचे धस रहा है, तो नीचे का जो पार्ट है वो पलायित होगा इधर की ओर। क्योंकि इसमें गति ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर जैसे ही ये अंदर धस रहा है तो इसके नीचे का जो पार्ट होगा, और वो भी क्या, तरल पदार्थ, मैग्मा, खौलता हुआ तरल पदार्थ, यह नीचे की ओर बहना, उल्टी दिशा में पलायित होना शुरू हुआ। और पलायित होकर जहां यह आपका गर्त बना हुआ है, जहां टूटा हुआ दरार है, उस दरार से बाहर आना शुरू हुआ। अर्थात प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, यहाँ पर प्लेट टकराने के बाद नीचे नीचे इसका मैग्मा नीचे नीचे आते आते यहाँ जो दरार है, इस दरार से बाहर निकलने लगा।
इस दरार से बाहर निकलने लगा और निकल करके यह एक बार नहीं कई बार में निकला। यह निकलकर इन प्रायद्वीपीय भारत में ऊपर आकर के बैठते गया। बैठने के बाद ऊपर कोई भी जो मैग्मा होता है, मैग्मा ऊपर आकर ठंडा होता है और उसको लावा कहते हैं, लावा बना लेता है। यह मैग्मा ऊपर आकर जमते चला गया और यह कई काल क्रम में हुआ, एक बार नहीं हुआ। एक बार निकला, ऊपर आकर जम गया, फिर कुछ दिन रुका रहा, फिर उसमें से मैग्मा निकला, फिर उसके बाद ऊपरी परत बना लिया। पहली बार निकला, मानते हैं कि पहली बार निकला, यह यहाँ बिछ गया और जम गया। फिर कुछ दिन बाद फिर इससे उद्गार हुआ और फिर दूसरी परत का निर्माण कर दिया। फिर तीसरी बार उद्गार हुआ, तीसरी परत का। इस ढंग से काल क्रम में कई परतों में ये जमते चला गया और इस प्रकार ये हमारा आज का जो प्रायद्वीपीय भारत है उस पर पठार जो हम कहते हैं, पश्चिमी पठार, पश्चिमी पर्वत जो कहते हैं, पश्चिमी भाग, पश्चिमी पर्वत कहते हैं या प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इस प्रकार इस मैग्मा से इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हो गया। अब हम देखते हैं कि यह जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कई भागों में बना है, एक बार बना नहीं है। तो इस क्रम में सबसे पहले तो ये धंसा, नीचे की ओर धंसा। धंसने के क्रम में यहाँ जितनी वनस्पतियां या जीव थे वो जीव नीचे दब गए। जिस समय ये सबसे पहले धंसान हुआ, इसमें धंसा, तो धंसा तो हम बताए कि ये धीरे धीरे खिसकते आया, तो यहाँ काफी घनी वनस्पति उपज गई। घनी वनस्पति जब धंसान हुआ पहले, तो उसमें नीचे क्या हुआ, दब गया। नीचे दब गया। हम जानते हैं कि आज जो पेट्रोलियम आप उपयोग करते हैं वो विभिन्न फॉसिल्स, विभिन्न जीवाश्मों से ही बना हुआ है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो जीव का अंश हो। उन्हीं से आज फॉसिल्स, उन्हीं फॉसिल्स से आज हम पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं, और खास कर कोयला का निर्माण, जो वनस्पति से कोयला का निर्माण हुआ है, तो खासकर यहाँ जो ये वनस्पतियां दब गई, वही आज कोयला का निर्माण, कोयला का रूप ले लिया। तो यह कोयला का रूप। अब इसमें हम देखते हैं कि इन गोंडवाना के क्रम में, सबसे पहले इस गोंडवाना पर आते हैं। गोंडवाना के क्रम में ये सरकते हुए आया और यहाँ आकर के वो नीचे धंसान हो गया। धंसने के बाद इसमें क्या हुआ, ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसको गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहते हैं। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है, क्योंकि इसमें वनस्पति और साथ में जो जीव जंतु भी, वनस्पति का विकास हो गया था और जीव जंतु का भी विकास हो गया था। ये धंसान के कारण जो चट्टानें बनी वो, उसको हम गोंडवाना चट्टानें कहते हैं। और ये गोंडवाना चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, पूर्णतः जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म पाया जाता है। अब जीवाश्म पाया जाता है, इनमें वनस्पति का भी विकास हो गया था। दबने के कारण कोयला का निर्माण हुआ। देखते हैं कोयला का निर्माण जो हुआ उसमें मेन 5 नदी घाटी है। आज वर्तमान भारत में 5 नदी घाटी है, जिस क्षेत्र में, जिस बेसिन में आज कोयला अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि वो नदी घाटियां कौन कौन है, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं जिससे वो कोयला का विकास हुआ है या कोयला का निष्कर्षण होता है। तो वो 5 नदी घाटी हम देखते हैं कि कौन कौन है जिससे मुख्यतः कोयला का निष्कर्षण होता है। तो आप देखिए, इसमें सबसे ऊपर में झारखंड से होते हुए एक नदी बहती है जिसका नाम है दामोदर। दामोदर नदी घाटी कहिए या नदी बेसिन कहिए। बेसिन का मतलब इसके चारों तरफ फैला क्षेत्र, इसको दोनों तरफ, बाएं और दाएं दोनों तरफ फैला क्षेत्र, जहां से वो जल प्राप्त करता है उसको दामोदर नदी बेसिन कहते हैं। तो ये दामोदर नदी बेसिन है। इसके अलावे आपका नीचे में गोदावरी नदी है। और इसके बीच में उड़ीसा से होते हुए जो गुजरती है ये महानदी है। इसके अलावे एक नदी एमपी से निकलकर गंगा में आकर मिलती है। गंगा में आकर मिलती है, इसको सोन नदी बोलते हैं।
सोन नदी बोलते हैं। ये नदियां हमारे यहाँ एक नर्मदा है, एक नर्मदा नदी निकलती है जो जाकर आपके बंगाल की अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी है। ये 5 नदी बेसिन जो है, इन नदी बेसिन में कोयला का निष्कर्षण बहुतायत में होता है, यानी कोयला का निर्माण जो है इन गोंडवाना क्रम की चट्टानों में हुआ है, और इन 5 नदी बेसिन में इसकी सर्वाधिक मात्रा में कोयला का निष्कर्षण होता है। हालांकि हमने कहा था, इससे पूर्व कहा था कि भारत में बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है। ये दूसरी श्रेणी का कोयला है बिटुमिनस, जिसमें 85% से कम कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है। यह बिटुमिनस टाइप का कोयला इन नदी बेसिन से निकाली जाती है, और यह हमारे भारत में निकलने वाली जितनी कोयला है उसका लगभग 98% भाग जो है ये बिटुमिनस कोयला है, और वो इन 5 नदी बेसिन से ही उसका निष्कर्षण होता है। इसमें आप देखेंगे कि ये जो है इसमें कई जगह है जो इम्पोर्टेंट है आपके इसके दृष्टि से, कि इसका निष्कर्षण मध्य प्रदेश में सिंगरैली है। मध्य प्रदेश में जगह है सिंगरैली। नेक्स्ट है तेलंगाना में है सिंगरैनी। दोनों नाम लगभग मिलता जुलता है, लेकिन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। ये पूछ देता है ताकि आदमी इसमें कंफ्यूज रहे कौन कहाँ है और यहाँ किसका निष्कर्षण होता है। यहाँ से कोयला का निष्कर्षण होता है जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। वेस्ट बंगाल में है रानीगंज। झारखंड में है भैया बोकारो। उड़ीसा के तलचर। इन सभी जगहों से कोयला का निष्कर्षण होता है। इन सारी जगहों से कोयला का निष्कर्षण होता है, और इन सभी जगहों पे ये हमारा जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसके अलावे गोंडवाना क्रम की चट्टानें राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में भी
लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट दक्कन ट्रैप पे। दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, दक्कन काल की चट्टानें या दक्कन ट्रैप बोलते हैं उसको। दक्कन ट्रैप। अब देखते हैं कि हमने शुरू से देखा इन चारों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। द्रविड़ काल की चट्टाने में जीवाश्म पाया जाता है, गोंडवाना में जीवाश्म पाया जाता है। तो क्या दक्कन काल की चट्टाने में जो है सो जीवाश्म पाई जाएंगी या नहीं पाई जाएंगी? जैसा अभी हमने चर्चा किया था, यह जो हमारा चित्र है, यह दक्कन काल की चट्टानों का ही चित्रण हमने किया था। बाद में देखा कि हमने गोंडवाना को विस्तृत चर्चा नहीं की है, इसलिए गोंडवाना पर लौटे। दक्कन ट्रैप का ही हमने चर्चा किया था। तो हमने देखा कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैग्मा निकल रहा है, अंदर से मैग्मा निकल रहा है और इस प्रकार एक यहाँ पे पैडिटी भारत में एक पठार का निर्माण हो रहा है। तो जब पठार का निर्माण हो रहा है, और ये किससे निर्माण हो रहा है? मैग्मा से निर्माण हो रहा है। तो जब मैग्मा से निर्मित कोई पठार होगा तो जैसे आपने देखा था आर्कियन युग की चट्टानें, आर्कियन युग की चट्टानें चूंकि बहुत पहले बनी थी, सबसे पहले पृथ्वी पर आर्कियन युग की चट्टानें ही बनी थी, उस समय जीवन की उत्पत्ति भी नहीं थी, तो उसमें जीवाश्म तो नहीं ही पाया जाएगा। लेकिन ये दक्कन ट्रैप भी आखिर मैग्मा से ही निर्मित हो रहा है, अंदर से जो मैग्मा निकल रहा है उसी के जमने से ये दक्कन ट्रैप बन रहा है। तो इसमें भी जीवाश्म क्या होगा, यहाँ जीव के अंश जो होंगे वो नीचे से तो कभी नहीं आएंगे, मैग्मा ऊपर आकर के फैल करके और जम जा रहा है। तो जम जा रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि इसके उत्खनन में कहीं कहीं जीवाश्म मिल जाता है, लेकिन जीवाश्म क्यों मिलता है? क्योंकि हमने कहा कि यह जो है उद्गार एक बार नहीं हुआ, यहाँ ज्वालामुखीय उद्गार जो हुआ, यहाँ से मैग्मा टकरा कर, यहाँ से ये प्लेट टकराने के बाद मैग्मा ऐसे पलायित होकर के और यहाँ से निकलना, दरार से निकलना शुरू हुआ। तो हमने बताया इससे पहले कि दरार से जो मैग्मा निकल रहा है वो एक बार में नहीं निकल रहा है, एक बार निकला उद्गार रुक गया कुछ समय के लिए, फिर वहां कोई जीव जंतु यदि बस गए या पहली बार ही यहाँ कोई जीव जंतु रहा होगा और उद्गार हो गया तो उसमें वो दब गया। लेकिन ये दबने के बाद भी ये उठते रहा, इस पर मैग्मा आकर के जमते रहा, एक मोटी परत जम गई। तो इस मोटी परत के बीच में तो कहीं नहीं है जीवाश्म, कहीं नहीं है। कुछ समय रहा, कुछ समय तक मानते हैं कि इसमें फिर से जीव जंतु विकसित हो गए, इस पे वनस्पति का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद फिर उसमें उद्गार होने लगा। उद्गार होने के क्रम में, इस क्रम में यदि यहाँ पर रुक गया है ये पहला क्रम, तो यहाँ यदि जीव जंतु है तो उस पर फिर दब जाएगा, तो इस यहाँ पे फिर मिलेगा। लेकिन फिर यह जो मोटा हो रहा है, जब तक उद्गार हो रहा है, इस फिर पूरे इस सीरीज में फिर से नहीं जीवाश्म पाया जाएगा। फिर बाद में उद्गार होता है, यानी एक क्रम में नहीं मिलता है। भले ही बीच बीच के दो अलग अलग काल में निर्मित चट्टानों के बीच जीवाश्म मिल जाता है, लेकिन उस क्रम में कंटिन्यू जो एक सीरीज है जो एक काल में विकसित हुई है उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसलिए इसको हम कहेंगे दक्कन ट्रैप में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। यद्यपि जीवाश्म पाया जाता है, लेकिन जीवाश्म या तो नगण्य मात्रा में पाया जाता है या
उस पूरे सीरीज में नहीं पाया जाता है। जब एक काल में विकसित हुई है उनमें नहीं पाया जाता है, फिर यदि नेक्स्ट काल में उस बीच में जो ये बनता है उसमें भले ही पाया जाए। तो ओवरऑल हम कहेंगे कि दक्कन ट्रैप में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो यह जो सारी चट्टानों का निर्माण हुआ यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत में, जो पश्चिमी घाट पर्वत भी इसको बोलते हैं हम, इसको आप पश्चिमी घाट पर्वत भी बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठार कहिए या पश्चिमी घाट पर्वत कहिए। इनसे ये जो निर्माण हुआ है, इससे निर्मित होने वाले, ये चूंकि लावा से निर्माण हुआ है इसलिए इसको हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। बेसाल्ट चट्टान भी इसको हम कहते हैं। यह पश्चिमी घाट पर्वत है या दक्कन ट्रैप है, ये जो हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से बना पर्वत है। इसमें ये आग्नेय चट्टान ही, ये आग्नेय चूंकि मैग्मा से बना है, ये आग्नेय बेसाल्ट चट्टान है। इसमें मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इसमें मैग्नीशियम, ये जो है दक्कन ट्रैप, इसमें मैग्नीशियम Mg और आयरन Fe की बहुलता होती है, बहुलता है। इसमें फेरस लोहा, मैग्नीशियम और लोहा या आयरन की बहुलता होती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। इसके साथ साथ, हाँ दक्कन ट्रैप में इसके साथ साथ पोटास, पोटास एवं नाइट्रोजन कमी होती है। इन चट्टानों के, ये चट्टान अपर्दित होकर के काली मिट्टी का निर्माण करती है। अपर्दित यानी टूटकर, अपर्दन का मतलब टूटना होता है। अपर्दित होकर काली मिट्टी का निर्माण करती है। यह चट्टान टूटकर काली मिट्टी का निर्माण करती है। इस काली मिट्टी की विशेषता होती है, या काली मिट्टी, इस काली मिट्टी में कपास की बहुतायात खेती होती है। ये काफी उपजाऊ मिट्टी है और इसमें कपास की खेती होती है। इसलिए इस काली मिट्टी का उपनाम काली कपास की मिट्टी, इसका उपनाम काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इस काली मिट्टी का एक और उपनाम रेगूर मिट्टी है। रेगूर मिट्टी है। इसको चेरनोजम भी कहा जाता है।
विशेषता यह होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है, तो काली कपास की मिट्टी या काली मिट्टी जो होती है उसकी विशेषता यह होती है कि मिट्टी है उस पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो भुरभुरा हो जाएगा। सूर्य की रोशनी यदि पड़े, काली मिट्टी यदि यहाँ है, इन पश्चिमी क्षेत्र में जो है तो काली मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र में भारत के प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, बहुतायत में पाई जाती है, और यहाँ कपास की भरपूर खेती होती है। तो यदि इसकी विशेषता यह है, इस काली कपास मिट्टी की विशेषता यह है कि काली मिट्टी पर सूर्य की रोशनी पड़ने पर वो भुरभुरा हो जाता है, और भुरभुरा होकर के हम जानते हैं कि खेत की जुताई इसलिए की जाती है कि वो एक जम जाता है। पानी पड़ने पर क्या होता है, धान की खेती हम करते हैं, धान की खेती के बाद वो मिट्टी क्या होता है, आपस में एक दूसरे से उसके कण जुड़ जाते हैं। हम उसमें बीज डालने के लिए उसको पुनः जुताई करते हैं ताकि बीज मिट्टी के अंदर जा सके। और ये काली मिट्टी जो है उस पर सूर्य की रोशनी पड़ने पर वो स्वतः भुरभुरा हो जाता है, यानी स्वतः जुता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए इसका एक और नाम स्वतः जुती मिट्टी, स्वतः जुती मिट्टी या स्वतः जुताई की मिट्टी यदि पूछे किसको कहा जाता है तो काली मिट्टी को कहते हैं। रेगुड़ मिट्टी काली मिट्टी का उपनाम है, काली कपास मिट्टी भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुतायत मात्रा में होती है, 40 मिनट। तो हालांकि 2 और बच गया, टर्शियरी और क्वार्टरली हम चाहते थे कि इसी में समाप्त कर दें, लेकिन लंबा क्लास होने की वजह से इसको छोड़ते हैं। हालांकि इस पे ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का एक और क्लास होगा, उसके बाद ये आपका भारत की भूगोलिक संरचना समाप्त हो जाएगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।